हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। करने से पहले फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। चैप्टर है तो सही, लेकिन इसे पढ़ना क्या है हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए। तो इसमें जो वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और एक वर्ड है आपका केमिस्ट्री, और इस बात को तो मैं काफ़ी टाइम पहले से पता, और इवन हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं ज़्यादातर? वी स्टडी केमिकल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब किससे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से। दैट मीन्स हमारे पास अब दो वर्ड्स निकल के आ गए, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा केमिकल्स। और मतलब ये है कि दोनों में होना रिलेशन, या फिर किसी भी केमिकल की हेल्प से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। और केमिकल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ये हमने 11th में पढ़ा है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें वर्ड आया एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अगर हम बेसिक सी बात करें तो हमारा जो फंडा है वो रिडॉक्स रिएक्शन का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रिडॉक्स रिएक्शन का फंडा क्लियर नहीं है तो आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आई होप कि 11th का कंसेप्ट दिमाग में होगा, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस हैं क्या। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या है? इसमें भी दो वर्ड हैं, एक है आपका RED रेड और एक है OX ऑक्स। ऑक्स वर्ड किससे आता है? ऑक्सीडेशन से, और रेड वर्ड आता है आपका रिडक्शन से। दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये जो वर्ड है साइमल्टेनियसली, इस वर्ड का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। साइमल्टेनियसली, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का एक साथ। एक साथ लाइक मीन्स एक हैंड पे रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे हैंड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर दोनों रिएक्शन अलग अलग हो रही हैं दैट मीन्स वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रिडॉक्स, रिडॉक्स में भी हमने बात करी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। एक है ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड है हमारे पास रिडक्शन। कुछ चीजें जो हम बचपन से पढ़ते हैं पहले हम उसको देखेंगे, फिर यहाँ पे कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। लाइक ऑक्सीडेशन इज व्हाट, बचपन से पढ़ा है हमने, क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन भी हमने बचपन से पढ़ा है, सिंपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, तो एक तो हमने बात कर ली इसकी। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, अगर इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो एक साइड क्या हो रहा होगा आपका? ठीक हो गया। ये कुछ बचपन की पढ़ी हुई बातें हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं और जो हमें पता है। अब थोड़ा सा एडवांस बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का एडिशन कराएं या फिर हम किसका कराएं? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और हमें पता है कि चलो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करी तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक हो गया। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है?
हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों है भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे के H पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 माइनस बनाने की कोशिश कर सकता है। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ एन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो हमने कुछ बचपन की बातें पढ़ी। हमने पढ़ा ऑक्सीजन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन। ठीक है, ये बचपन की पढ़ी बातें, उससे रिलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि 10th में ये चीज़ डिस्कस होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते। 11th में भी पढ़ के आए हो, शायद तब भी ध्यान ना दिया हो, बट यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे रिलेशन होता है, वो हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ऑयल। ठीक है, ऑयल मतलब क्या करता है? ऑयल बेसिकली अगर 2 सरफेस बहुत रफ है तो हम क्या करते हैं? हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि उसे हम लूज कर सकें। तो बेसिकली इस ऑयल में जो एल वर्ड है ये है आपका लूज, और जो ओ है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। आई से आ जाएगा सिंपल इज। तो ऑक्सीडेशन इज लूज। व्हाट लूज? क्या लूज करना है हमें यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऊपर तो लिख ही रखा है तो सिंपल लिख देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स कौन सी प्रोसेस हो रही है? दैट मीन्स वहां हो रही है ऑक्सीडेशन। देखो, कोई एक याद रख लो, दूसरा याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन अगर याद रख ले, हमने याद रख ला यहाँ पे लॉस है, दूसरा उल्टा। अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा? गेन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा। इसके अलावा फिर से यहाँ पे वही करना है, ऑयल से ही लेके चलते हैं। ऑयल, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आई फॉर इंक्रीज। अब क्या इंक्रीज भाई? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर एक जगह इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी जगह उसका उल्टा, दैट मीन्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मैथ्स वालों के साथ। बायो वाले तो फिर भी ठीक ठाक हैं, वो रट लेते हैं, समझ में आ जाता है। मैथ्स वाले क्या होता है ना, कई बार दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लो कोई नंबर लाइन है 0, ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, +1, +2 और +3। ठीक है, तो देखो सिंपल सी यहाँ पे जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या याद रखनी है कि अगर हम कभी भी -2 से अगर हम +1 पे आए, अगर हम -1 से +2 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? -2 क्या है? छोटा नंबर, +1 क्या है? बड़ा नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या होगा? दिस इज व्हाट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है। मतलब हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में आया कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, उल्टा करके देख ले। मान लो कोई +2 पे था और -2 पे आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात कर लें तो -2 से +2 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ये ऑक्सीडेशन है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये दिक्कत है। देखो अगर हम सिंपल बात करें, +1 से +3 जाए, अगर +1 से +3 जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, हमें निकालना आसान है। लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, जो हम गलती करते हैं उसको भी ध्यान दें। अगर हम -2 से +2 आए तो हम क्या करेंगे? -2 से -1, -1 से +1, +1 से +2, दैट मीन्स चेंज आया 3 का।
हमारे हिसाब से कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में हम क्या भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं जीरो को। तो क्या होगा, -2 से -1, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम -2 से +1 आए और हमने बात करी +2 की, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो जब भी माइनस से प्लस आओगे तो याद रखना जीरो भी है, दिमाग में रखना है ये हमें, ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये है कि अगर ऑक्सीडेशन किसी एलिमेंट का हो रहा है या कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन के अंदर जा रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज, उल्टा याद रखना है। अगर ऑक्सीडेशन करा रहा है तो रिडक्शन वाले पार्ट से आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? मतलब वो क्या करेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, लेकिन किस एजेंट की तरह काम करेगा? इट विल वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो सामने वाला गेन कर लेगा, और जो सामने वाला गेन कर लेगा दैट मीन्स उसने क्या किया, सामने वाले को रिड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन उसको दे के, ठीक है? और अगर कोई रिडक्शन में जा रहा है दैट मीन्स इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं रिडॉक्स की जो हमें याद रखनी है। तो आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। हम ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? ये तो पहली वाली बात है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ऊपर की बातें तुम्हें यहाँ पे मिले भी ना, जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये 3 जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होंगी, वो ये नीचे वाले 3 ज्यादा होंगी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, साथ ही साथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपकी न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं, ठीक है? ये तो वो बात थी जो हमने 11th तक पढ़ी है। अब बात कर लेते हैं कुछ नया भी होगा 12th में। जो 12th में नया कंसेप्ट आता है वो आते हैं 2। एक याद रख लो, हम जैसे ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन याद रखने के लिए हमें याद रखना है लोन। अप्लाई क्या है, इसका एप्लीकेशन हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले से हमें याद रखना है, हमें दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ताकि जब तक ये कंसेप्ट हमें एप्लीकेशन में आए तो हमें याद हो, ठीक है? लोन में L क्या है, इट इज स्टैंड फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, एंड A इज एनोड एंड N इज नेगेटिव, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अभी हम देखेंगे, हमारे पास जब सेल्स वगैरह पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे सेल में 2 चीजें होती हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। दैट मीन्स हमेशा हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट पे जो भी होगा वहां पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो लेफ्ट फॉर ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह, और एनोड की तरह वर्क करेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा, और उस पर चार्ज कैसा आएगा, इट विल बियर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक? उसकी तरफ इसको देखो, याद रखने का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आसान है, इसको इन शॉर्ट याद रख सकते हैं क्या, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। इसमें क्या है, आर, अगर देखो ये याद हो गया तो इसको उल्टा याद रख सकते हो, लेफ्ट की जगह उल्टा क्या होता है, राइट, ऑक्सीडेशन की उल्टा क्या होता है, रिडक्शन, एनोड की जगह उल्टा क्या होता है, कैथोड, और नेगेटिव की उल्टी साइड क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है? एक कंसेप्ट हो गया हमारा ये वाला, समझ में आ गया होगा। लोन याद रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, ठीक है? इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक सेल। हम क्या पढ़ेंगे, हम एक सेल पढ़ेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी जब हमने इतनी बात करी इनिशियली तो हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक हमारे पास इस साइड रिएक्शन होगी और एक हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस साइड रिएक्शन होगी। जैसे कि मान लो हम इसमें एक रिएक्शन ले लेते हैं
ठीक है, इसको थोड़ा सा रिएक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। सपोज करो क्या देते हैं, ये उतार दिया होगा आई होप, ठीक है। क्या रिएक्शन है, Zn सॉलिड Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन, देखो Zn की ये फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 से +2 जाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। Cu से हम Cu सॉलिड पे जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज 0, तो +2 से 0 जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम वैसे भी समझ सकते हैं कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, Zn में। तो कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको Zn, इसको ऐसा लिख सकते हैं Zn2 पॉजिटिव हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। समझ में आ रही है क्या, ये हमें वैसे भी समझ में आएगा। जैसे जो हमने लोन पढ़ा था, लोन था हमारे पास लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो ये वाली जो साइड है ये साइड कौन सी है, इट इज लेफ्ट, और ये वाली साइड कौन सी है, राइट। सिंपल है, ठीक है। इस चीज को जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कैसे आता है, ये अभी बात की बात है, इसके पूरे कंसेप्ट इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ शॉर्टकट्स जो है वो शॉर्टकट्स डिस्कस कर लेना तुम्हारे साथ, ताकि जब तक इनका एप्लीकेशन वाला पार्ट आए तब तक हम इसमें थोड़ा सा फ्लो पा चुके हों। ठीक है, इसको लिखना कैसे, इसको लिखने का भी एक तरीका है। क्या, सिंपल, बचपन में पढ़ा था क्या, ABC, वेयर एज A स्टैंड्स फॉर, ये वाला A है, यहाँ पे लोन में A क्या था, एनोड, याद आया, तो एनोड वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा या फिर लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा। B स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर आपका एनोड, B स्टैंड्स फॉर ब्रिज। इस ब्रिज को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एंड C स्टैंड्स फॉर कैथोड। सिंपल है, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आसान है, ABC मतलब एनोड एंड सॉल्ट ब्रिज एंड कैथोड। हालांकि स्टार्टिंग में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें याद रखने हैं, हमें ये शॉर्टकट्स और जो कुछ कंसेप्ट्स हैं ये हमें याद रखने हैं, ताकि हमारा चैप्टर आगे चल के आसान हो जाए। तो ये तो पहचान लोगे ना, ये ऑक्सीडेशन था, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और तो किसकी तरह वर्क करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका रिडक्शन हो रहा था तो किसकी तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इसमें देखो जब भी हमने पढ़ा, अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, कंडक्टेंस की। कंडक्टर होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। वैसे जो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएं वो सारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। किसी का उल्टा आता है नॉन कंडक्टर्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स। इसको पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं है, जो कंडक्ट नहीं कराएगा, विच डू नॉट कंडक्ट, सिंपल ऐसा लिख लेते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। क्या इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें पहला है आपके पास मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर।
अच्छा, ये मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कहा गया भाई? मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कहा गया है, बताओ भाई? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा डिफरेंस किसका होता है? अगर हम बात कर रहे हैं मेटल और हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल, तो दोनों में जो थोड़ा डिफरेंस होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। कि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी रखता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो सिंपल सी बात करें, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वो किसकी तरह होगा? वो एक मेटल होगा। कंडक्शन तुम्हें याद होगा कि मेटल में कंडक्शन कैसे होता है, याद है कुछ? जैसे मान लो कोई वायर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल का वायर है अगर, तो क्या होता है कि जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये इसको कंडक्ट कराएगा, ये इसको कंडक्ट कराएगा। इस तरीके से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ठीक है, दीज आर दोज metallic substances which allow the passage of electric current। ये वो सब्सटेंसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज को अलाउ करते हैं। क्यों कंडक्शन होगा? ये पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम दे रहे हैं तो क्यों? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ज़्यादा सही रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या हो जाएगा? दीज आर दोज मेटेलिक सब्सटेंसेज विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की वजह से इज नोन एज, ये किस नाम से जाना जाएगा? इज नोन एज क्या? मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक हो गया? तो इतनी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है। दीज आर दोज मेटेलिक सब्सटेंसेज व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। और इनसे जो कंडक्टेंस होगा ये हमारा मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहलाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन या इट डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है? बताओ भाई, किस किस पे डिपेंड करेगा? द नेचर ऑफ याद रखना, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स हो गए। ये फैक्टर्स हो गए, किस किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ मेटल, द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में भी क्या है? इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे? इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, इसको लिख लो। और ये तो मेटल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा तो है कि मेटल सारे कंडक्ट कराते हैं, बट इसके अलावा कई बार ऐसा भी है कि कुछ नॉन मेटल भी कंडक्ट कराते हैं, लाइक हमारा ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। दूसरा तरफ कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट्स? जैसे कि अभी हमने पढ़ा मेटल में क्या था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हो रही थी, लेकिन किसकी वजह से हो रही थी? वहाँ पे कंडक्ट हो रही थी हमारी इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, हर बार इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन नहीं होता। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराते, लेकिन अगर हम बात करें मॉल्टन या एक्वस स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। वही सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर सब्सटेंसेस विच conducts the
इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। ये मोल्टन और एक्वस समझ में आ ही रहा होगा। मोल्टन मीन्स जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, और एक्वस मतलब जब वो पानी में डिसॉल्व किया हुआ हो। और जो कंडक्शन है वो क्यों होगा भाई? कंडक्शन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की। अगर जैसे हम NaCl की बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं कराता, लेकिन जब इस NaCl में हम पानी मिला दें या पानी में NaCl मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या नाम होगा सॉल्यूशन का? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला सॉल्ट सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। क्यों कंडक्ट कराएगा भाई? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कोई आयंस नहीं होते, लेकिन जब हमने इसको एक्वस पानी में घोल दिया तो क्या होता है, ये अपने आयंस में टूट जाता है। Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, इस तरीके से क्या होता है, वो कंडक्ट करा देता है। तो वो सब्सटेंसेस जो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते, जैसे कभी नमक को देखना, सूखा नमक लेना, उस नमक में तार लगाना और उसको छू के देखना कहीं से भी, तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। लेकिन उस नमक के डब्बे में पानी भर देना इतना कि वो पूरा नमक गीला हो जाए, उसके बाद उसमें तार डाल के ना कहीं से हाथ लगाना, तो शायद तुम्हें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक केस भी है, तुमने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें स्टार्टिंग में डायलॉग है, सॉल्टी वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद है कुछ? तो ये कुछ वैसा ही केस है कि सॉल्ट वाली चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता, लेकिन एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा इसमें एक टर्म और हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? हाँ, जो कंडक्ट ही ना कराए। हाँ, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। कहीं पे भी अगर वो कंडक्ट नहीं करा रहे तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे? दीज आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चल के आसानी पड़ेगी। ग्लूकोज, लाइक शुगर, और इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है हमारा यूरिया, बाकी भी इसमें है एसेट्रा। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में कितने तरीके के होते हैं भाई? पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द substances which dissociates completely into its ions, जो completely अपने ions में टूट जाए, वो सारे के सारे strong electrolytes हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइक NaCl, KCl, इस तरीके से ग्रुप 1 वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाले केस में आता है। KCl, NaCl, HCl, NaOH, इस तरीके से जो भी है NaOH, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो क्वाइट ऑब्वियस है, दूसरा कौन सा होगा भाई? दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे तुमने 11th में भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? 11th के चैप्टर नंबर 7 आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहाँ स्टार्टिंग में ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा? द सब्सटेंसेस विच
does not dissociates completely into its ions। इस वाले केस में एग्जांपल क्या हो जाएगा, NH4OH, CH3COOH, कुछ भी ऐसा। ये दो बहुत कॉमन एग्जांपल हैं जो हमने देखे हैं। अब जब हम बात करें टूटने की, तो टूटने से जुड़ी हुई हमने एक बात और देखी है, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। डिसोसिएशन के साथ एक टर्म और आता है, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें पता है, हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और होता क्या है भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर of the electrolyte which ionizes in the solution। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन। कितने आयोनाइज हो गए, तो होगा क्या, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई, 1, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज्ड है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा जो है हमारा वो लेस। तो यहाँ से पास में आ गई। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने कुछ स्टार्टिंग करी है, कुछ बेसिक टर्म्स की बात करी है। तो आई होप ये बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे कि आज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया, आज इसका लेक्चर 1 था, फर्स्ट पार्ट है। इसको हर दिन मैं कुछ ना कुछ पार्ट डिस्कस करूँगा और डेली अपडेट करूँगा, मैं अपलोड करूँगा ताकि आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि आप घर में हैं तो पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ सकता हूँ। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको ये कि पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ पोर्शन डेली कवर करूँगा, जैसे आपकी नॉर्मल क्लास चलती है, जस्ट लाइक एक नॉर्मल क्लास की तरह आप इसे ले सकते हैं। लेकिन आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको वीडियोस अपडेटेड फॉर्म में डेली मिलती रहेंगी।